हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इस क्लास के अंदर बीएससी सेकेंड ईयर एमजीएसयू बीकानेर द्वारा जो बीएससी सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स को उसके बारे में बात करेंगे और उसके आज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए कार्नो इंजन एंड कार्नो चक्र, कार्नो साइकिल एंड कार्नो इंजन। तो इसके बारे में कार्नो इंजन किस प्रकार काम में आता है, हम कक्षा 11 से सुनते आए हैं, स्टूडेंट पढ़ते आए हैं कि कार्नो इंजन एक ऐसा इंजन होता है जिसको जितनी ऊष्मा दी जाए वो पूरे की पूरी कार्य में परिवर्तित करता है, यानी कि एनर्जी को दूसरे रूप में वेस्ट नहीं करता है। तो आज उसके बारे में पढ़ेंगे कैसे किस प्रकार से कार्य करता है और उसकी टोटल एनर्जी कितनी होती है, तो उससे दक्षता कितनी आती है। और सभी स्टूडेंटों से कहना चाहूंगा कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखें, तो अंत तक देखें, तो आपके लिए एक कार्नो इंजन के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलेगी, उसकी कैपेसिटी क्या रहती है, वो किस प्रकार कार्य करता है। तो ये तो बात हुई। और सभी स्टूडेंटों से मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ऐप का लिंक दिया गया है, जेईआई बीकानेर, जो आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और स्क्रीन पे भी चल रहा है। देखो, जेईआई बीकानेर नाम से जो ऐप है वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हो। स्टूडेंट, यहाँ पे इस ऐप के अंदर मैंने बीएससी से रिलेटेड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल के फिजिक्स और मैथ की सभी कोर्स आपको अवेलेबल करवाए हैं बहुत ही विजिबल रेट में, बहुत ही कम रेट के अंदर। आप बाकी कोर्सेज से और बाकी टीचरों के अध्यापन से तुलना कर सकते हो, कंपैरिजन करके आप देख सकते हो। और जो एमजीएसयू बीकानेर के अलावा अदर यूनिवर्सिटीज में हैं उनके लिए भी यहाँ पे कोर्स तैयार किए गए हैं, वो अपने सिलेबस के आधार पर अपने कोर्स तैयार करवा सकते हैं। स्टूडेंट, सबको विजिबल रेट के अंदर दिया गया है, आप देख सकते हैं। और मैंने वहाँ पे डेमो क्लासेस भी दिए और सभी कोर्सेज के लिए रिव्यू क्लासेस, और सभी कोर्स के अंदर डे बाय डे क्लास होती है स्टूडेंट। और सभी के अंदर, क्योंकि एक साथ कोर्स लिया हुआ होता है तो हम वो पढ़ते नहीं है आलस के अंदर में, तो यहाँ पे डे बाय डे क्लासेस दी गई है सभी में। और रही बात स्टूडेंट, डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर भी दिए हैं, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, ऐप के बारे में जानकारी ले सकते हो और सभी से। और रही बात स्टूडेंट प्रत्येक, और जो इस चैनल पे नए स्टूडेंट है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो अपने जितने भी क्लासमेट है उनको ये जो क्लास है वो शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनका भी फायदा हो। स्टूडेंट जो बीएससी, और फिर हमने एमएससी के प्रीवियस और फाइनल की भी क्लासें यहाँ पे अपलोड किए हैं। स्टूडेंट, प्रीवियस की जल्द ही जारी होने वाली है कोर्स, और फाइनल ईयर का अभी डे बाय डे कोर्स चल रहा है स्टूडेंट। तो वो भी आप जो फाइनल का स्टूडेंट है एमएससी मैथ्स में, तो वो भी आप पेड कोर्स ले सकते हो, बहुत ही कम रेट के अंदर मैंने वो आपको उपलब्ध करवाया है। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज कार्नो इंजन के बारे में बात करते हैं। तो देखो, कार्नो इंजन किस प्रकार कार्य करता है। तो कार्नो चक्र, तो स्टूडेंट आज का हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कार्नो चक्र। तो कार्नो चक्र के बारे में देखो, कार्नो वैज्ञानिक कार्नो ने क्या कहा, तो देखो कार्नो चक्र, कार्नो ने ऊष्मा इंजन के एक विक्रमणीय आदर्श चक्र की कल्पना की थी। क्या एक आदर्श चक्र की कल्पना की कि वो वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है, जो यह निश्चित करती है कि ऊष्मा को किस सीमा तक कार्य में परिणत किया जा सकता है, जिसमें निम्न मुख्य भाग होते हैं। तो एक कार्नो चक्र बताया और उसके कौन कौन से भाग बताए गए स्टूडेंट, देखो अपने पिस्टन युक्त सिलेंडर, अपने एक पिस्टन युक्त सिलेंडर बताया। देखो इसके अंदर यह पूर्णतः कुचालक दीवारें, जो इसकी दीवारें हैं वो कुचालक है से बना होता है, जिसका आधार पूर्णतः है सुचालक द्रव्य यानी कि पदार्थ का होता है, जिससे सिलेंडर में केवल आधार द्वारा ही ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है। फिर दूसरा पार्ट आता है ऊष्मा स्रोत, जो एनर्जी सोर्स है, जो हीट सोर्स है, ये एक अनंत ऊष्मा धारिता का ऊष्मा भंडार होता है, जो बिना ताप परिवर्तन किए कार्यकारी पदार्थ को ऊष्मा देता है। अब तीसरा पार्ट आता है इसका ऊष्मा सिंक, ये है अपने पास, ये भी एक अनंत ऊष्मा धारिता का एक स्रोत या भंडार होता है, जिसका ताप ऊष्मा स्रोत की अपेक्षा बहुत
कम होता है स्टूडेंट। इसका ताप कम रखा जाता है क्योंकि कारण जो अपने पास सिलेंडर होगा वो अपनी एनर्जी जो वेस्ट एनर्जी होगी वो उस मशीन को देता है। चौथा पार्ट होता है कार्यकारी पदार्थ या द्रव्य। कारणों ने कार्यकारी पदार्थ या द्रव्य के रूप में आदर्श गैस ली जिसे सिलेंडर में भर देते हैं। अब पांचवा पार्ट है इसका प्लेटफॉर्म स्टैंड, जो अपने देखो दो अवस्थाओं में काम में आएगा। प्लेटफॉर्म या स्टैंड यह पूर्णतः कुचालक पदार्थ का बना होता है जिसपे सिलेंडर रखा जाता है। तो स्टूडेंट ये तो अपने बात हुई मोस्ट इंपोर्टेंट जो इसके भाग है कार्नोट चक्र के, 5 जो अपने पास इसके पार्ट है। इन पार्ट द्वारा हम कार्नोट इंजन को समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो बात आती है कार्नोट इंजन कि कार्नोट चक्र करने के लिए कार्नोट इंजन क्या है। कार्नोट इंजन, तो स्टूडेंट देखो कार्नोट इंजन के बारे में क्या है। एक ऐसा इंजन जिसमें उपस्थित कार्यकारी पदार्थ भिन्न भिन्न अवस्थाओं से गुजरता है वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए तो ऐसे इंजन को कार्नोट इंजन कहते हैं। कार्नोट इंजन में एक चक्र के लिए किया गया कुल कार्य 4 प्रक्रमों द्वारा पूर्ण होगा या पूर्ण होता है। पहला प्रक्रम है, प्रथम प्रक्रम समतापी प्रसार, द्वितीय प्रक्रम है स्टूडेंट रुद्धोष्म प्रसार एडियाबैटिक जो एक्सपेंशन है वो, और थर्ड है तृतीय प्रक्रम समतापी संपीड़न, और चौथा प्रक्रम होगा अपना चतुर्थ प्रक्रम रुद्धोष्म संपीड़न। तो ये 4 पार्ट कई बार परीक्षा के अंदर इन केवल चारों प्रक्रमों के नाम पूछे जाते हैं इस सेक्शन के अंदर। तो पहला प्रक्रम प्रथम प्रक्रम हो जाएगा समतापी प्रसार, द्वितीय प्रक्रम होगा रुद्धोष्म प्रसार, तीसरा प्रक्रम होगा तृतीय प्रक्रम समतापी संपीड़न, और चतुर्थ प्रक्रम होगा रुद्धोष्म संपीड़न। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट हम एक एक को स्टेप वाइज समझने की कोशिश और पूर्ण रूप से देखो। तो सबसे पहले देखो प्रथम प्रक्रम की बात करते हैं और प्रथम प्रक्रम है अपना समतापी प्रक्रम। प्रथम प्रक्रम समतापी प्रसार। तो स्टूडेंट नाम से ही पता है कि ताप इसमें समान बना हुआ रहेगा। तो देखो इसके लिए क्या है, यहां पे सर्वप्रथम पिस्टन युक्त सिलेंडर को ऊष्मा स्रोत पर रखा जाता है। देखो स्टूडेंट डायग्राम में अपने और स्पष्ट हो रहा है कि सर्वप्रथम पिस्टन युक्त जो अपने पास सिलेंडर को ऊष्मा स्रोत पर रखा जाता है, फिर पिस्टन को ऊपर की ओर खींचते हैं, जो अपना पिस्टन होगा उसको ऊपर की ओर खींचते हैं जिसके कारण गैस का प्रसार होता है और इस प्रक्रिया में ताप में कमी होती है। हमें पता है स्टूडेंट जब गैस का ताप बढ़ता है तो आयतन में कमी होती है, तो इस प्रक्रिया में ताप में कमी होती है। ताप को T1 नियत बनाए रखने के लिए कार्यकारी पदार्थ यानी ऊष्मा स्रोत से Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है। जो सिलेंडर है वो Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है और इस अवस्था में वक्र अपना जो होगा वो बिंदु A से B की ओर जाता है और आयतन VA से VB हो जाता है तथा ये जो किया गया कार्य W1 हो। तो देखो इसके लिए डायग्राम पढ़ने साइड में बताया, तो इसमें डायग्राम किस प्रकार रहेगा स्टूडेंट। देखो जो आयतन होगा वो शुरुआत से अपने जो होगा प्रेशर जिस पॉइंट पे है तो वक्र होगा वो बिंदु A से B की ओर गति करेगा और आयतन VA से VB हो जाएगा क्योंकि आयतन बढ़ रहा है और दाब घट रहा है स्टूडेंट। तो अब इस अवस्था में यदि कार्य अपना W1 हो, कार्य अपना W1 हो तो क्या होगा। देखो W1 के लिए किया गया कार्य अपने W1 रहे तो W1 इक्वल टू आपके पास आयतन क्या होगा, आयतन VA से VB, आयतन बढ़ गया स्टूडेंट PD, जो प्रेशर है तो वो अपने पास किस अकॉर्डिंग रहा है स्टूडेंट। तो हम ये बात पूछते हैं अब चूंकि PV बराबर RT, यहाँ पे ये नियत होता है स्टूडेंट, कांस्टेंट होता है तो हम मान लेते हैं ये K है। तो यहाँ P का मान हो जाएगा स्टूडेंट V K अपॉन V, इसलिए हमारे पास समीकरण क्या हो जाएगी स्टूडेंट W1 से W1 इक्वल टू VA से VB K अपॉन V dV। तो हम इसका समाकलन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा K log V
VA से V। तो स्टूडेंट देखो ये कंडीशन आ जाएगी अपने पास। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग देखो हम इसमें वैल्यू सेटिस्फाई करते हैं तो log VB माइनस log VA ये अपने पास आ जाएगा। और K का मान हमें पता है कितना होता है स्टूडेंट, RT होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, ध्यान से देखना कैलकुलेशन को। तो हमारे पास हो जाएगा W1 इक्वल टू K log VB अपॉन VA। हम लोग के नियम से जानते हैं स्टूडेंट कि ये होता है। अब K का मान हमारे पास कितना है, RT। और प्रथम में अपने प्रथम प्रसार के अंदर अकॉर्डिंग इसमें ताप कितना है, T1 रखा गया है स्टूडेंट ताप। तो यहाँ पे हम लिखेंगे W1 बराबर RT1 log VB अपॉन VA। तो यहां से हम इसको 10 बेस में चेंज करते हैं स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा, W1 इक्वल टू 3.3 RT1 log बेस 10 VB अपॉन V। स्टूडेंट ये नोट कर ले एक बार। तो अपने पास ये कार्य आ जाता है प्रथम प्रकरण के अंदर। तो ये प्रथम प्रकरण का कार्य हो गया। अब बात करते हैं अपन द्वितीय प्रकरण की। देखो तो द्वितीय प्रकरण में क्या होता है स्टूडेंट, एक बार नोट कर ले। तो अब बात करते हैं हम द्वितीय प्रकरण की। तो द्वितीय प्रकरण अपना कौन सा है, रुद्धोष्म प्रकरण। तो हम देखो तो स्टूडेंट अब बात करते हैं हम द्वितीय प्रकरण की। और द्वितीय प्रकरण है रुद्धोष्म प्रसार। तो देखो उसके लिए क्या करते हैं, तो द्वितीय प्रकरण लेते हैं स्टूडेंट हमारे पास सेकंड प्रकरण, द्वितीय प्रकरण जिसको हम कहते हैं रुद्धोष्म प्रसार। क्यों कहते हैं स्टूडेंट, देखो इसके अंदर देखो अब पिस्टन युक्त, डायग्राम में देखना स्टूडेंट, अब पिस्टन युक्त सिलेंडर को उष्मा स्रोत से हटाकर कुचालक स्टैंड पर रखा जाता है। हम कुचालक स्टैंड पे इस सिलेंडर को रख देते हैं और इस अवस्था में पिस्टन ऊपर की ओर गति करता है। तो गैस का प्रसार होने के कारण ताप में कमी होती है। यहाँ ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता क्योंकि अपने पास जो सिलेंडर है उसका जो आधार है वही सुचालक है, लेकिन हमने कुचालक स्टैंड पे रख दिया है इसको। तो इसका मतलब ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, अतः इसे रुद्धोष्म प्रसार कहते हैं। इस प्रक्रिया में किया गया कार्य W2 हो तो स्टूडेंट देखो यदि इस कार्य में अब अपने पास पिस्टन है, अब पिस्टन युक्त सिलेंडर को उष्मा स्रोत से हटाकर कुचालक स्टैंड पर रखा जाता है और इस अवस्था में पिस्टन को ऊपर की ओर गति करता है और गैस का प्रसार होता है स्टूडेंट। तो प्रसार होने के कारण ताप में कमी होती है, यहाँ ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, अतः इसे रुद्धोष्म प्रसार कहते हैं। यदि इस प्रक्रिया में किया गया कार्य W2 हो तो क्या होगा स्टूडेंट, तो इसके लिए देखो रुद्धोष्म प्रसार के लिए मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आप नोट करते रहे, ये थ्योरी लिखने के बाद कैलकुलेशन भी लिखते रहे स्टूडेंट। तो W2 के अंदर देखो ग्राफ के अंदर अपने पास जो वक्र होगा बिंदु B से C की ओर गति कर जाएगा, जहां के अंदर देखो आयतन तो बढ़ रहा है गैस का क्योंकि प्रसार हुआ है उसके कारण आयतन हुआ, लेकिन दाब में और कमी हो जाएगी स्टूडेंट। और यहाँ पे देखो उसका ताप भी कम हो रहा है, तो यहाँ पे ताप समतापी नहीं होंगे, एडियाबैटिक यानी रुद्धोष्म रह जाता है अपना सिस्टम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दाब है आपके पास VB से VC आयतन हो गया आपके पास और दाब PdV। तो ये अपने पास फॉर्मूला होता है स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं इसके लिए किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पे अपने को पता है, क्या पता है स्टूडेंट, कि PV रुद्धोष्म प्रसार के लिए लिखा हूं मैं ओनली फॉर रुद्धोष्म प्रसार के लिए PV की पावर गामा इक्वल टू K, जो अपने पास नियत होता है, नियतांक होता है प्रत्येक गैस के लिए स्टूडेंट।
तो यहाँ पे नियत बात करते हैं अपन, किसके लिए बात कर रहे हैं? रुद्धोष्म प्रसार के लिए, रुद्धोष्म प्रसार के लिए। तो रुद्धोष्म प्रसार के लिए हमने एक कंडीशन लगा दी कि ये k का मान होता है किसी भी स्थिति में हो pv की पावर गामा। तो यहां से बात करता हूं मैं, p की वैल्यू लेंगे तो p बराबर k अपॉन v की पावर गामा। तो यहां से मैं वैल्यू रख देता हूं W2 इक्वल टू VB टू VC। हमारे पास आयतन VC पॉइंट तक पहुंच गया ग्राफ के अंदर, देखो स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? K अपॉन V की पावर गामा dV। तो यहाँ पे इसका समाकलन क्या हो जाएगा स्टूडेंट? देखो समाकलन करता हूं तो K तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और V की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस का 1। लिमिट अपनी VB से VC होती है स्टूडेंट। तो यहाँ पे अब इसके हम कैलकुलेशन करते हैं तो देखो k तो हमारे पास कांस्टेंट है तो बाहर आ जाता है, और यहाँ पे 1 माइनस गामा लिख देता हूँ इसको बाहर, कांस्टेंट को बाहर लाके, और यहाँ से हो जाता है VC माइनस गामा प्लस 1 माइनस VB पावर में माइनस गामा प्लस 1। तो स्टूडेंट ये अपने पास आता है। तो अब हम इसको और आगे सिंप्लीफाई करते हैं। देखो W2 जो कार्य है अपने पास, k को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 1 अपॉन 1 माइनस गामा k v की पावर c माइनस गामा vc माइनस k v जगह का मैं स्टूडेंट में इस तरफ लिख देता हूं W2 इक्वल टू 1 अपॉन यहाँ पे 1 माइनस गामा तो k VC माइनस गामा VC माइनस k VB माइनस गामा VB। स्टूडेंट ध्यान से देखना, कैलकुलेशन बहुत ही इजी सी कैलकुलेशन है। अब अपने पास बात आती है चूंकि प्रत्येक गैस के लिए देखो P V P C गामा PB VB गामा इक्वल टू k। हमने अभी बात की थी ये सब के लिए कांस्टेंट होता है स्टूडेंट। तो यहां से क्या हो जाएगा? PC इक्वल टू k V माइनस गामा, इसी प्रकार PB इक्वल टू k V की पावर माइनस गामा। तो ये दोनों वैल्यू हम पुट अप कर सकते हैं स्टूडेंट, देखो वहां पे। तो इसलिए W2 कार्य होगा वो 1 अपॉन 1 माइनस गामा, यहाँ पे अपने पास जाएगा P C VC माइनस PB VB। तो स्टूडेंट ये देखो दो पॉइंट आ गए अपने जो अपने ग्राफ के अंदर है। तो देखो इनके अंदर अकॉर्डिंग टेम्परेचर कितना होता है? तो टेम्परेचर C पॉइंट पे टेम्परेचर कम हुआ था, हमें पता है रुद्धोष्म प्रसार के अंदर जब प्रसार होता था तो गैस का आयतन बढ़ा, और आयतन बढ़ने के कारण टेम्परेचर कम हो गया था। तो वो टेम्परेचर होता है अपना T2, और जो पहले टेम्परेचर था वो T1 हमने लिया था, नियत लिया था। तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा W2 इक्वल टू 1 माइनस गामा RT2 माइनस RT1। स्टूडेंट ध्यान से देखना, तो R अपने पास ग्रिड पर कांस्टेंट होता है तो वो बाहर ले लिया गया, तो कितना हो जाएगा? R अपॉन 1 माइनस गामा T2 माइनस T1। स्टूडेंट समीकरण संख्या 2 प्राप्त हो गई हमें। ये कैलकुलेशन नोट करते रहे स्टूडेंट, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है तो मेरे को जगह से इरेज भी करना होता है। तो ये आपके पास समीकरण संख्या 2 आ चुकी है। तो अब देखते हैं हम तीसरे प्रक्रम के लिए, जो अपना तीसरा प्रक्रम है, तो उसके लिए देखो क्या हो जाएगा। तो अब देखो तीसरे प्रक्रम की बात करते हैं। तो तीसरा प्रक्रम कौन सा है स्टूडेंट? देखो यहाँ पे हम तीसरे प्रक्रम की बात करते हैं, तृतीय प्रक्रम। तृतीय प्रक्रम होता है अपना समतापी संपीड़न। समतापी संपीड़न किस प्रकार होगा स्टूडेंट? ध्यान से देखना।
यहाँ पे देखो अब पिस्ट, हाँ पीक में देखना इमेज के अंदर, अब पिस्टन युक्त सिलेंडर को उष्मा सिंक पर रखा जाता है और पिस्टन को नीचे की ओर दबाया जाता है, तो जिसके कारण गैस का आयतन कम होता है तथा ताप में वृद्धि होगी। जब आयतन कम होगा तो ताप में वृद्धि होगी, परंतु गैस उष्मा सिंक को Q2 उष्मा त्याग कर ताप T2 को नियत रखती है, यानी ताप को चेंज नहीं करती। एक्स्ट्रा जैसे ही ताप बढ़ता है तो वो उष्मा सिंक को जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो उष्मा दे देगी। इस अवस्था में समतापी संपीड़न होता है क्योंकि ताप स्थिर रहता है। स्टूडेंट इस प्रक्रम में किया गया कार्य W3 हो तो यहाँ पे देखो ग्राफ के अंदर ये कार्य जो अपना होगा वो दर्शाया जाएगा। VC से देखो पॉइंट PC से PD की ओर आते हैं तो आपके पास देखो आयतन घटा लेकिन थोड़ा सा दाब बढ़ गया, दाब बढ़ने के कारण और ताप वहीं का वही T2 ही रखा गया है स्टूडेंट। तो यहाँ पे इस प्रक्रम के अंदर अपने पास W3 कार्य हो तो यहाँ पे आयतन कहाँ हो गया, आयतन कहाँ पहुंच गया अपना VC से VD की ओर पहुंच गया, फॉर्मूला अपना PdV। अब देखो बात आती है अपने यहाँ पे समतापी प्रसार हुआ, इसका मतलब आदर्श गैस की समीकरण के अकॉर्डिंग PV बराबर अपने पास कोई K होगा जिसको हम RT भी लिख सकते हैं जो नियत होता है। टेम्परेचर यहाँ पे नियत रखा गया है तो इसका मतलब K और R रिडबर्ग कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे P का मान क्या हो जाएगा स्टूडेंट, K/V। तो इसलिए हमारे पास W3 की वैल्यू आ जाएगी VC/VD, यहाँ पे K/V dV। तो इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो अपने पास K बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा log V और लिमिट लगाई जाएगी VC से VD। तो स्टूडेंट ध्यान से देखना बहुत ही इजी कैलकुलेशन होती है ये, K यहाँ हो जाएगा log VD माइनस log VC। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम फिर वैल्यू रख सकते हैं, K की वैल्यू अपने पास RT है तो हम लिख सकते हैं जो कार्य था W3 था हमने तीसरे प्रकरण के अंदर वो कितना हो गया R, टेम्परेचर इसमें कितना है 2 टेम्परेचर है, R2 को ही नियत रखा गया है इसके अंदर और ये हो जाएगा log VD/VC। स्टूडेंट ये हमें पता है VD/VC लॉग के नियम से। अब हम इसको लॉग बेस 10 में चेंज कर देते हैं कैलकुलेशन के लिए 2.303 यानी 303 RT2 log बेस 10 VD/VC इक्वेशन थर्ड। तो स्टूडेंट ये अपने पास रुद्धोष्म समतापी संपीड़न हुआ उसके अंदर V3 कार्य आ चुका है तो इसके अकॉर्डिंग ये कार्य आ गया। लेकिन अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, अगला चौथा प्रक्रम, चतुर्थ प्रक्रम जो रुद्धोष्म संपीड़न है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, चौथे पार्ट के अंदर देखो अब पिस्टन युक्त सिलेंडर को उष्मा सिंक से हटाकर कुछ अलग स्टैंड पर रखा जाता है और पिस्टन को नीचे की ओर दबाया जाता है और यह प्रक्रिया जब तक करते हैं जब तक कि आपका ताप T1 से T1 नहीं हो जाता, T2 से T1 नहीं हो जाए। इस अवस्था में उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता परंतु आयतन कम होता है, अतः इसे रुद्धोष्म संपीड़न कहते हैं। इस प्रक्रम में किया गया कार्य W4 हो तो देखो स्टूडेंट इसमें हम एनर्जी तो नहीं देंगे उसको, कुछ अलग स्टैंड पे रख देंगे लेकिन वो प्रेशर लगाएंगे, उस प्रेशर के अकॉर्डिंग गैस का जो आयतन होगा वो कम होगा, उसके जरिए ताप बढ़ेगा और बढ़ता बढ़ता कहां तक बढ़ाना हमें T1 तक, यानी वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाना चाहिए। तो ताप पूर्व अवस्था में आता है तब तक हम उसको प्रेशराइज करते हैं तो यहाँ उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता तो यह रुद्धोष्म संपीड़न कहलाता है। और इस प्रक्रम में किया गया कार्य अपने पास W4 हो तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखो अब अपना चतुर्थ प्रक्रम देखो, चतुर्थ प्रक्रम है रुद्धोष्म संपीड़न। तो रुद्धोष्म संपीड़न के अंदर क्या है स्टूडेंट, देखो ध्यान से
अब पिस्टन युक्त सिलेंडर को ऊष्मा सिंक से हटाकर उच्च चालक स्टैंड पर रखा जाता है और पिस्टन को नीचे की ओर दबाया जाता है और यह प्रक्रिया जब तक करते हैं तब तक ताप T2 से T1 न हो जाए। इस अवस्था में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता परंतु आयतन कम होता है स्टूडेंट, अतः इसे रुद्धोष्म संपीड़न कहते हैं। इस प्रक्रिया में किया गया कार्य अपने पास यदि W4 हो स्टूडेंट, क्या हो W4। देखो मैं वापस तो हमारे चित्र में देखो हमने क्या किया, सिलेंडर को ऊष्मा सिंक से हटा लिया, तो अब सिंक से हटा के हमने कुचालक स्टैंड पे रख दिया और प्रेशराइज किया, पिस्टन को नीचे की ओर दबाया, तो गैस का आयतन क्या होगा, कम होगा और गैस का आयतन कम होगा तो ताप में वृद्धि होगी। लेकिन कहां तक वृद्धि करनी है हमें, पिस्टन को दबाते रहेंगे, ये प्रक्रिया जब तक करते रहेंगे तब तक ताप आपका T1 से T2 नहीं हो जाता, यानी कि अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ जाता। इस स्थिति में अपन ऊष्मा का आदान प्रदान सिलेंडर द्वारा नहीं होता, तो इसलिए अपन इसे रुद्धोष्म संपीड़न कहते हैं। इस प्रक्रिया में अपन किया गया कार्य अपन W4 लें और वक्र के अंदर देखो बिंदु D से E तक A तक दर्शाएंगे, जहां पे ताप में वृद्धि हो रही है, आयतन कम हो रहा है और दाब बढ़ रहा है स्टूडेंट। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा W, तो हमारे पास VD पॉइंट से VA की ओर अग्रसर होते हैं, जहां पे अपने पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट। तो अब बात करते हैं PDV। तो यहाँ रुद्धोष्म संपीड़न हो रहा है, तो रुद्धोष्म प्रसार के लिए अपने पास क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान से देखना आराम। तो यहाँ पे रुद्धोष्म प्रसार के लिए या संपीड़न के लिए एक ही बात है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमें पता है PV की पावर जो अपने पास गामा है वो नियत होता है, कांस्टेंट होता है, नियतांक। तो स्टूडेंट इसके जरिए हम P की वैल्यू निकाल सकते हैं। P की वैल्यू क्या हो जाएगी, K/V की पावर गामा। तो ये हम वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं, तो अपने पास इसलिए अपने पास W4 क्या हो जाएगा, W4 इक्वल टू VD से VA लिमिट K/V की पावर गामा D। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं स्टूडेंट। देखो इंटीग्रेशन इस प्रकार होगा, W4 इक्वल टू K V की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, कहां से, VD से VA। तो स्टूडेंट ध्यान से देखना, अभी हमने पिछले चैप्टर में किया था वैसे ही कर रहा हूं यहाँ पे। तो W4 इक्वल टू जो कांस्टेंट है उसको बाहर 1 माइनस गामा, यहाँ पे अपने पास हो जाएगा VA माइनस गामा प्लस 1 माइनस VD माइनस गामा प्लस 1। तो हम K के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो W4 इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा इक्वल टू K VA माइनस गामा VA माइनस K VD माइनस गामा VD। तो स्टूडेंट अपने पास क्या हो जाएगा, अब हम फिर बात करते हैं PA और VA गामा इक्वल टू K इक्वल टू PD VD की पावर गामा। तो यहां से अपने पास क्या आ जाता है, PA की वैल्यू K VA माइनस गामा और PD की वैल्यू आ जाती है K V माइनस गामा। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट अप कर सकते हैं, इसलिए W4 कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 1 अपॉन 1 माइनस गामा अपॉन PA VA माइनस PD VD। तो PV बराबर हमें RT होता है, लेकिन ताप के अंदर जो रुद्धोष्म प्रकार में A बिंदु पे ताप T1 है और D बिंदु पे ताप है T2 है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 अपॉन 1 माइनस गामा R T1 माइनस R T2। तो यहाँ से हम R कॉमन ले सकते हैं स्टूडेंट, 1 अपॉन R माइनस अपॉन 1 माइनस गामा T1 माइनस T2, इक्वेशन 4। तो ये हमारे पास चारों प्रक्रम में जो अपने पास वर्क था वो आ चुका है टोटल स्टूडेंट। तो अब देखो उपर्युक्त चारों प्रक्रम जो हमने ये प्रक्रम किए, उपर्युक्त चारों प्रक्रमों में संपूर्ण चक्र को कार्नोट चक्र कहते हैं। इस चक्र को प्रथम दो प्रक्रमों में इंजन द्वारा कार्य
किया जाता है तथा अंतिम दो प्रक्रमों में गैस पर कार्य किया जाता है। जो अपने पास अंतिम दो प्रक्रम थे उसके अंदर गैस पे कार्य किया जाता है क्योंकि उसमें प्रेशराइज किया जाता है गैस को, जबकि दो प्रक्रमों में गैस इंजन कार्य करता है और पिस्टन को ऊपर ले जाता है तो गैस में प्रसार होता है। तो हम देखो उपयुक्त चारों प्रक्रमों में संपूर्ण चक्र को कार्नोट चक्र कहते हैं। इस चक्र में के प्रथम दो प्रक्रमों में इंजन द्वारा कार्य किया जाता है और तथा अंतिम दो प्रक्रमों में गैस पर कार्य किया जाता है। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं इस कार्नोट चक्र के अंदर टोटल जो कार्य किया गया उसके बारे में। तो देखो क्या होगा, अब बात करते हैं स्टूडेंट कार्नोट चक्र में किया गया कुल कार्य कितना था। तो कार्नोट चक्र में किया गया कुल कार्य कितना होगा स्टूडेंट, हमारे पास कार्य W हो तो W1 प्लस W2 W3 प्लस W4 क्या हो जाएगा, W1 की वैल्यू 2.303 RT1 log VB अपॉन VA प्लस R अपॉन 1 माइनस गामा T2 माइनस T1। स्टूडेंट ध्यान से देखो कार्य प्लस 2.303 RT2 log 10 बेस, यहाँ पे 10 बेस में चेंज कर लिया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा VD अपॉन VC प्लस R अपॉन 1 माइनस T1 माइनस T। तो स्टूडेंट ये था, तो हमारे पास देखो ये स्टेप 2 माइनस 1 है और ये T2 माइनस T2 है, T1 माइनस T2, तो ये एक दूसरे के अपोजिट होगी तो ये कैंसिल आउट हो गई। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा 2.303 R, यहां से अपने पास अब टेम्परेचर अपने पास T1 और T2 है स्टूडेंट, तो इसके अकॉर्डिंग T1 log 10 बेस VB अपॉन VA प्लस T2 log 10 बेस VD अपॉन VC। तो स्टूडेंट ये अपने पास इक्वेशन आती है, तो मैं इस इक्वेशन को थोड़ा अपोजिट कर देता हूं। तो देखो W बराबर 2.303 R T1 log 10 बेस VB अपॉन VA माइनस T2 log VC अपॉन VD। अपोजिट कर दिया मैंने, लॉग के अंदर हम प्रतिलोम लेते हैं तो इन्वर्स आ जाता है। यहाँ पे मैंने इक्वेशन संख्या 5 डाल दी। अब हमारे पास देखो रुद्धोष्म प्रसार कहाँ से हुआ, तो रुद्धोष्म प्रसार हुआ B to C पे, रुद्धोष्म प्रसार पॉइंट B से C के अकॉर्डिंग हुआ। तो स्टूडेंट अपने पास TV की पावर R-1, तो ये हमारे पास नियत वैल्यू होती है। क्या होती है स्टूडेंट, नियत वैल्यू होगी, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसलिए T1 B पॉइंट पे गामा -1 इक्वल टू T2 पॉइंट VC पे टेम्परेचर कम होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे अपने पास देखो किस हिसाब से चाहिए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ T1 अपॉन T2, तो यहाँ हो जाएगा VC अपॉन VB की पावर गामा -1। तो हमें वैल्यू चाहिए स्टूडेंट देखो VC अपॉन VB इक्वल टू T1 अपॉन T2 की पावर 1 अपॉन गामा -1, जिसे हम यहाँ पे रो से प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट। रो क्या है यहाँ पे देखो, तो रो के लिए हम लिख सकते हैं, जहां रो रुद्धोष्म प्रसार अनुपात, रो क्या है, रुद्धोष्म प्रसार अनुपात है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास समीकरण संख्या में इसको 6 पुटअप कर देता हूं, हमारे पास 5 आ गई। अब हमारे पास इक्वेशन 6 आ जाती है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट के लिए रुद्धोष्म संपीड़न के लिए। ये था रुद्धोष्म प्रसार और ये रुद्धोष्म संपीड़न। तो स्टूडेंट ध्यान से देखो,
आप नोट कर लो, इसको नोट करते हुए चलो। अब मैं करता हूं रुदोष में संपीड़न। तो देखो रुदोष में संपीड़न, तो रुदोष में संपीड़न कहां से कहां हुआ? डी से ए पॉइंट पे हुआ स्टूडेंट, डी से ए पॉइंट के लिए। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी डी वी डी आर माइनस वन इक्वल टू टी ए वी ए आर माइनस वन। तो हम यहाँ टी डी और टी टू पॉइंट टेम्परेचर और यहाँ पे टी वन टेम्परेचर था 1 के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वही चीज होगी जो इसके लिए हुई, तो वो हम निकालते हैं। देखो T1 अपॉन T2, तो T2 इसके अपॉन में गया तो ये आ जाएगा VD अपॉन VA की पावर गामा माइनस 1। तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, VD अपॉन VA इक्वल टू T1 अपॉन T2 की पावर 1 अपॉन गामा माइनस 1। तो ये अपने पास इक्वेशन 7 आती है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से इक्वेशन 7 और 6 से देखो हम क्या करते हैं, तो यहां से देखो समीकरण 6 व 7 से स्टूडेंट देखो मैंने खत्म नहीं किया, मिटाई नहीं है। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, 6 VC अपॉन VB VD अपॉन VA। तो कैंसिल आउट। हमें देखो समीकरण 5 के अंदर क्या चाहिए स्टूडेंट, VC अपॉन VD इक्वल टू VB अपॉन VA, समीकरण संख्या 8। तो समीकरण 8 और 5 से देख लो, समीकरण 5 में 8, समीकरण 5 और 8 से देखो मैंने एक बात की, तो लॉग की जो टर्म होंगी वो अपने पास, तो W 2.303 R log 10 base VB अपॉन VA T1 माइनस T2, ये अपने पास आ जाता है स्टूडेंट। इसको मैं इक्वेशन संख्या 9 देता हूं, पर समीकरण संख्या 9। तो ये हमारे पास हो गई। अब चूंकि अपने को पता है ग्रहण की गई ऊष्मा, ग्रहण की कितनी ऊष्मा की थी सिलेंडर ने, वो की थी W1 कार्य में Q1। वो कितना मान आया था अपने पास, 3 नॉट 2.303 R T1 log 10 बेस, समीकरण 1 से लिख रहा हूं स्टूडेंट, VB अपॉन VA। तो ये अपने पास परिवर्तित एनर्जी थी, जिसको समीकरण 10 लिख सकता हूं स्टूडेंट। तो इससे हमारे पास इंजन की दक्षता आ जाएगी। तो यहां पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इंजन की दक्षता, दक्षता को हम नीटा से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है, किया गया कार्य बटा ग्रहण की गई एनर्जी ऊष्मा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे नीटा से, तो क्या हो जाएगा 2.303 R log 10 बेस VB अपॉन VA T1 माइनस T अपॉन 2.303 R T1 log 10 बेस VB अपॉन VA। तो स्टूडेंट देखो यहाँ क्या हो जाएगा अपने पास, तो हमारे पास जो आ जाता है वो है T1 माइनस T2 अपॉन T1, बाकी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास देखो इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास हो जाएगा बीटा बराबर 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो दक्षता का बेसिक फॉर्मूला है वो अपने पास बेसिक फॉर्मूला आ जाता है। अब देखो समीकरण 6 से अपन मान लिखते हैं, समीकरण 6 व 11 से, तो मैंने T1 और T2 का मान रखता हूं अपोजिट करके, तो अपने पास हो जाएगा दक्षता नीटा 1 माइनस 1 अपॉन रो की पावर गामा माइनस 1।
इक्वेशन 12। तो स्टूडेंट ये अपने पास आ जाती है। इससे अपने पास क्या हो रहा है कि T1 और T2 पे ही दक्षता निर्भर करती है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः स्पष्ट है कार्नो इंजन यानी कि उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता केवल ऊष्मा स्रोत पर ऊष्मा सिंक के ताप यानी T1 और T2 के तापों पर निर्भर करती है, कार्यकारी पदार्थ की प्रकृति पर नहीं करती है। उसमें आदर्श गैस भरी गई है चाहे कोई सी भी गैस भरी गई है, वहां से आपका कोई रिलेशन नहीं होता। तो हम वापस दोहराते हैं, अतः स्पष्ट है कार्नो इंजन उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता केवल ऊष्मा स्रोत T1 जो ताप है और ऊष्मा सिंक का ताप T2 यानी के तापों पर निर्भर करती है, कार्यकारी पदार्थ की प्रकृति पर नहीं करती है स्टूडेंट। तो ये इस प्रकार से हमारा कार्नो चक्र आज कंप्लीट होता है स्टूडेंट। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। तो और कई बार प्रश्नों बड़े प्रश्नों में ये पूछा भी जाता है। तो इसी के साथ आपको इसमें कैसा लगा तो आप कमेंट करके बताइए, और तब तक नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम इससे अगले टॉपिक से। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।